Hi there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वन शॉट लेक्चर है, तो चलो बिना देरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से सर्कल कर लेंगे और एक एक चीज अच्छे से देखेंगे, फास्ट वो भी, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो बच्चों शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मॉडर्न डीएनए समझो देख लो। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। पहले पता नहीं था इसके बारे में बच्चों लोगों को, फिर बाद में धीरे धीरे सबको पता हो गया और सबने डीएनए के बारे में ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की। अब देखो ना, 1869 की बात देख लो बच्चों, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर, ठीक है, इन्होंने व्हाइट ब्लड सेल पे काम करना चालू किया। किस पे? व्हाइट ब्लड सेल पे काम करना चालू किया। विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ पस फ्रॉम द इन्फेक्शन। अब ये व्हाइट ब्लड सेल उन्होंने कहां से लिया था? पस से लिया था, ठीक है। पस ऑफ द इन्फेक्शन जब होता है तो वहां पे पस जो होता है ना, वहां से इन्होंने WBC उठाए थे। अब देखो, ही कलेक्टेड लॉट ऑफ पस फ्रॉम बैंडेजेस। उन्होंने बैंडेजेस से भी बहुत सारा पस एक जैसे कलेक्ट कर दिया एंड और एक लोकल हॉस्पिटल में वो गए थे जैसे, ठीक है। व्हेन ही एडेड अ वीक एल्कलाइन सॉल्यूशन, जब उन्होंने इसी पस में एक एल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड किया, वहां के जो सेल थे वो मर गए बच्चों। एंड न्यूक्लियाई प्रेसिपिटेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जो न्यूक्लियस था वो सॉल्यूशन से बाहर निकला, मतलब प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। फ्रॉम द सेल न्यूक्लियाई ही आइसोलेटेड अ यूनिक केमिकल सब्सटेंस टू विच ही कॉल्ड न्यूक्लिन। और यहां से डीएनए की खोज को शुरुआत हो गई बच्चों। तो सिंपल, उन्होंने पस लिया, पस के सेल्स पे एल्कलाइन सॉल्यूशन डाला। अल्कलाइन सॉल्यूशन डालने के बाद में क्या हुआ, बाकी के सेल तो मर गए, लेकिन वहां पे न्यूक्लियस जो था ये प्रेसिपिटेट हो गया। अब उसी प्रेसिपिटेटेड न्यूक्लियस से उन्होंने एक यूनिक सब्सटेंस निकाला जिसका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लिन। ये बात याद रखना, केमिकली न्यूक्लिन हैज हाई फॉस्फोरस कंटेन। उन्होंने ये भी बोला कि भाई फॉस्फोरस इसमें बहुत ज्यादा है और यही न्यूक्लिन एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। Hence it was named as न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड की खोज थी बच्चों। इसका मतलब न्यूक्लियस में एक एसिडिक मॉलिक्यूल होता है और ये फ्रेडरिक मिशर के पस वाले एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ। ये बात याद रखना। अब धीरे धीरे खोज बढ़ते चले गई और अब देखो, बाय द अर्ली 1900s, देख लो बच्चों, ये थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बातें हैं। We knew that Michter's nuclein was a mix of proteins and nucleic acid. There are two types of nucleic acid. सबसे पहले होता है DNA और दूसरा होता है RNA। ये तो आप सभी को पता होगा बच्चों, ठीक है। ये आप सभी को पता होता है। अब जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए, इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी पुट फोर्थ की थी। तो सबसे पहली थ्योरी है मेरे बच्चों ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, चूहे वाला एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। तो जैसे इसका डायग्राम यहाँ होना चाहिए। ओके, ये आगे हमारे चूहे बाबा, ठीक है। अब ये ग्रिफिथ का चूहे वाला एक्सपेरिमेंट था बच्चों। देखो, ग्रिफिथ ने यूज किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो स्ट्रेन्स होते थे बच्चों, एक R टाइप और एक S टाइप, ठीक है। एक R टाइप और एक S टाइप। R टाइप मतलब रफ टाइप था, S टाइप मतलब स्मूथ टाइप था बच्चों, ठीक है। अब R टाइप यानी रफ टाइप, ये वायरुलेंट स्ट्रेन नहीं था, लेकिन जो S टाइप था ये वायरुलेंट स्ट्रेन था बच्चों, ठीक। अब R टाइप माने रफ टाइप, ये कोई डिजीज कॉज नहीं करता था। फ्रेडरिक ने जब इसी R टाइप को चूहे में डाला तो चूहा बोला अभी हम जिंदा है, मतलब चूहा मरा नहीं था मेरे बच्चों, ठीक है। चूहा मरा नहीं था, ठीक है। जब R स्ट्रेन जब चूहे में जाता है, चूहा मरता नहीं है,
इसके बाद बच्चों जब एस स्ट्रेन को इंक्लूड नहीं बोलेंगे उसको, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया चूहे में, तो चूहे की हो गई टाइटाइफिस। क्या हो गई बच्चों? चूहे की हो गई टाइटाइफिस। उसके बाद जब अब देखो एस स्ट्रेन को हीट किल किया, ऐसी गर्मी दी, गर्मी देने के बाद एस स्ट्रेन की हो गई टाइटाइफिस, और जब इसी एस स्ट्रेन को चूहे में डाला गया तो चूहा फिर से बोला अभी हम जिंदा हैं। क्या? अभी हम जिंदा हैं। उसके बाद बच्चों जब इसी एस टाइप और आर टाइप का मिश्रण चूहे में डाला गया, इसी एस टाइप और आर टाइप का मिश्रण चूहे में डाला गया, तो चूहे की हो गई टाइटाइफिस। इससे पता चला कि मरे हुए एस टाइप से आर टाइप ने मरे हुए एस टाइप से, सही बात है, आर टाइप ने कुछ तो उठाया होगा। अब इस कुछ तो वाली गड़बड़ को क्या नाम दिया गया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोला गया बच्चों? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और यहां से ही शुरुआत हुई डीएनए के खोज की मेरे बच्चों। इसके बाद एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी, इसका एक्सपेरिमेंट हम एक एक लाइन से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो एवरी मैक्लियोड मैकार्टी ने 1944 में, ठीक है, 10 साल की रिसर्च के बाद, मतलब आफ्टर 10 years ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यूएस माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑस्वल्ड टी एवरी, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैकार्टी, ठीक है, ऑल एट रॉकेफेलर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, फर्स्ट एविडेंस टू प्रूव द डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ना, इन्होंने ही बोला कि भाई डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स। इन्होंने क्या किया? अब देखो बच्चों, एक एक लाइन देखने वाले हम लोग इसकी। दे प्यूरिफाइड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ एस सेल स्ट्रेन एंड मिक्स्ड with heat killed S strain and R cell separately to confirm which one could transform living R cells into S cells. Only DNA was able to transform harmless R strain into deadly S strain. तो जो इन्होंने, देखो वापस मैं बताता हूं इन्होंने क्या किया। दे प्यूरिफाइड डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम सेल ऑफ एस सेल्स। मतलब एस सेल्स के इन्होंने डीएनए निकाल लिया, आरएनए निकाल लिया, प्रोटीन निकाल लिया और बाकी पूरे कंपोनेंट्स निकाल लिए, ठीक है, और उन्होंने इसको मिक्स कर दिया आर टाइप के साथ और हीट किल्ड एस टाइप के साथ। अब जब एक्सपेरिमेंटेशन हुआ तो जो डीएनए वाला टेस्ट ट्यूब था उसी में आर टाइप जो था, जो डेडली, एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। इसी से पता चला भैया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, गंगाधर ही शक्तिमान है। ये बात समझ लो बच्चों, ये बात अच्छे से याद रख लेना। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कॉल्ड प्रोटीएज। आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको आरएनएज बोला गया डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। अब उन्होंने इतना ही नहीं किया, जो हमारे डीएनए वाले टेस्ट ट्यूब्स थे उसमें इन्होंने एंजाइम्स भी डाल दिए। एंजाइम्स डालने के बाद उन्होंने ये देखा कि जिस टेस्ट ट्यूब में डीएनएज एंजाइम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जहां पे आरएनएज प्रोटीएज था वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब जो आर टाइप था, अभी समझ लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, आप लोग को एक एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब्स है, एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए आर स्ट्रेन है, एक टेस्ट ट्यूब में आरएनए आर स्ट्रेन है, एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए आर स्ट्रेन है, इसमें भी डीएनए आर स्ट्रेन है, ठीक है, मान लेते हैं। अगर मैं इस वाले में प्रोटीएज डालता हूं, बी वाली टेस्ट ट्यूब में आरएनएज डालता हूं और सी वाली टेस्ट ट्यूब में डीएनएज डालता हूं, तो ए वाली टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन जो है एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है,
बी वाली टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन जो है फिर से एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज डीएनए को प्रोटीएज डाइजेस्ट नहीं कर सकता, डीएनए को आरएनएस डाइजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो तीसरा टेस्ट ट्यूब था, इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, डीएनए जो है ये डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। अब डीएनए डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या हो रहा है, डीएनए अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बिल्कुल भी वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और इसी से प्रूफ हो गया बच्चों कि नहीं, डीएनए ही शक्तिमान, सॉरी डीएनए ही हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल है, गंगाधर ही शक्तिमान है, याद रखो, ठीक है। DNA digested with DNAs did not inhibit the transformation. Suggestion that DNA caused the transformation. This did not नहीं था यहाँ पे, did inhibit, ठीक है, did inhibit थोड़ा सा बेकार सा सेंटेंस है, तो ऐसा इसको लिख लेंगे, DNA digested with DNAs showed that there was no any transformation and thus we can conclude that DNA is the, मेरे बच्चों, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना, ओके। देखो जैसे उन्होंने ये करा, देखो क्या किया, बहुत अच्छा काम किया। देखो रफ वायरुलेंट, अब हीट किल्ड एस प्लस डीएनए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब डीएनए के साथ में, देखो डीएनए के साथ में जो सॉल्यूशन था वो माउस में डाला गया तो लफड़ा हो गया, लेकिन डीएनए और प्रोटीएज का मिश्रण जो था वो उसमें डाल दिया तो माउस मर गया। तो ये था प्रॉब्लम। अब मैं इसको वापस सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो हमारे एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी और देखो एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, ये तीनों ने क्या किया, प्योरीफाई किया सबसे पहले एस स्ट्रेन से डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को और बाकी सेल्यूलर कंपोनेंट्स को, ठीक है। प्लस इन्होंने 3 एंजाइम्स भी देखे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन तीनों को अलग कर दिया। अलग करने के बाद इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली। मैं आपको समझा के बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये इन्होंने ली 3 टेस्ट ट्यूब्स। पहली टेस्ट ट्यूब्स में इन्होंने डाला कौन सा वाला, आर स्ट्रेन और डीएनएज। दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला आर स्ट्रेन और डीएनएज, सॉरी आर स्ट्रेन एंड प्रोटीएज। तीसरी टेस्ट ट्यूब में डाला इन्होंने आर स्ट्रेन प्लस आरएनएज। अब जब आर स्ट्रेन आरएनएज, आर स्ट्रेन प्रोटीएज जब था प्लस एस स्ट्रेन का इसमें डीएनए भी था, तीनों इसमें एस स्ट्रेन के डीएनएज थे, ठीक है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में डीएनए था वहां पे एस टाइप का डीएनए जो था ये मर गया था बच्चों। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए था उसको डाइजेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद जब प्रोटीएज वाला डाला तो यहां पे एस टाइप का जो डीएनए था ये सेल में जा चुका था और आर टाइप का बैक्टीरिया एस टाइप में कन्वर्ट हो चुका था। उसके बाद प्रोटीएज वाले में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। यही दर्शाता है कि डीएनए जो है इज अ जेनेटिक मटेरियल और एस टाइप का जो डीएनए था ये आर टाइप ने उठाया होगा और ट्रांसफॉर्म हो गया होगा। तो इतना ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हर्शी एंड चेज, इन्होंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया, बैक्टीरियोफेजेस यूज करें और फास्फोरस और सल्फर के आइसोटोप्स इस्तेमाल करें। फास्फोरस 32 आइसोटोप इस्तेमाल हुआ। अब जो फास्फोरस है ये डीएनए का मेन कंपोनेंट है, सल्फर है ये प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये इन्होंने यूज करा बच्चों और ऐसी चीज इस्तेमाल करी जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे ताकि किसी चूहे की जान ना जाए। तो इसीलिए इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस का इस्तेमाल किया। ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। बैक्टीरियोफेजेस किसको कहेंगे हम लोग, ऐसे वायरस, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखना। इसके बाद देखो उनका एक्सपेरिमेंटेशन क्या था। डायरेक्टली हम एक्सपेरिमेंटेशंस पे जाते हैं। अब देखो जब बैक्टीरिया को एस वाला, देखो S35, ओके, ये आइसोटोप से ये वाला आइसोटोप यूज किया गया और बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया,
तो क्या हुआ बच्चों, ये जो बाहर प्रोटीन कोट है ये बाहर ही रह गया, रेड कलर इंडिकेट्स ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और अंदर जो डीएनए था मतलब ये लाइटिक साइकिल सक्सेसफुली हुई, ठीक है, और बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं हुआ। बैक्टीरिया को अटैक किया तो क्या हुआ, यहां पे बैक्टीरियल सेल से कोई भी टाइप का रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ऑन द अदर साइड सिंपल देखो बच्चों, अब क्या हुआ, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो इसका रेडियो एक्टिव डीएनए बैक्टीरिया के सेल में चला जाता है, और जब बैक्टीरिया के सेल का सेंट्रीफ्यूग होता है तब यह देखा जाता है कि सेल से रेडिएशन आ रहे हैं। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल सिंस वापस से कौन है, स्टिल डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और हर्शी चेज के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया बच्चों। इसके बाद ये याद रखना है हमको कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या है, ओके, पैकेजिंग ऑफ डीएनए ये बात याद रखना है। तो सबसे पहले पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, तो याद रखना बच्चों सिंपल होता है प्रोकैरियोट्स में बहुत। यहाँ पे इसका डायग्राम देख लो बच्चों, ये देखो ये प्रोकैरियोट्स का डीएनए। एक प्रोकैरियोट का जो जीनोम होता है लगभग 1100 माइक्रोमीटर का होता है। अब सबसे पहले यही 1100 माइक्रोमीटर का जो देखो 1100 माइक्रोमीटर का जो ये डीएनए है ये पहले सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि 350 माइक्रॉन्स का होता है। हमारे बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, बहुत से बहुत 2 से लेके 3 माइक्रॉन्स जितना सिर्फ, ओके 2 से लेके 3 माइक्रॉन्स जितना। अब यही 350 माइक्रॉन का डीएनए और लूपिंग से गुजरता है, देखो फोल्डेड होता है और इसके 40 से 50 लूप्स तैयार हो जाते हैं और फिर ये 30 माइक्रॉन्स जितना कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इन लूप्स के और सुपर कॉइलिंग फोल्डिंग्स तैयार होते हैं और ये सुपर लूप्स तैयार करता है, दिख रहा है ना, लूप्स के भी लूप्स बन रहे हैं और लास्ट में ये रह जाता है ऐसे 2 माइक्रॉन्स तक। अब आराम से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया के सेल में आराम से इनकॉर्पोरेट हो सकता है, ये याद रखना है आप लोग ने बच्चों, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट्स में कैसा होता है, ये एकदम एक एक चीज हम लोग देखेंगे इसकी, इसलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा। अब देखो पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, याद रखना यूकैरियोट्स शोज वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ये बात अच्छे से मालूम होना चाहिए आपको, कंटेनिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड थ्रेड लाइक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखो इन द क्रोमोसोम डीएनए इज associated with histones and non-histone proteins, तो हमारा क्रोमोसोम बना किससे है, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन से। ये बात अच्छे से याद रखो बच्चों कि हमारा जो क्रोमोसोम है ये बना है हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, प्लस इसमें डीएनए होता है जो कि मेन माल है हमारे बॉडी का, इसके वजह से बाकी सब चीजें होती हैं। मेरे बॉडी का कलर, मेरे बॉडी की हाइट, मेरे बाल का कलर, मेरे बाल का शेप, हर चीज निर्धारित करता है ये डीएनए। ये बात छोटी छोटी है लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है मेरे बच्चों, ओके, बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है, ये बात समझ लो, ठीक है। अब कॉर्नबर्ग नाम के थे जिन्होंने 1974 में ये रिपोर्ट की थी बच्चों, ठीक है। एक अच्छे से चीजें याद रखना। अब देखो हमारा डीएनए होता है एक तो नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना, हमारा डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज्ड और हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये बात भी आप याद रखो। क्वेश्चन आता है डीएनए नेगेटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज बच्चा डीएनए के ऊपर एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि डीएनए को नेगेटिव चार्ज देता है, ओके। डीएनए के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो डीएनए को नेगेटिव चार्ज देता है और ये है वो राज पिछले जन्म का, सॉरी इतने बड़े एवोल्यूशन का, ठीक है, इतनी बड़ी रिसर्च का, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। हिस्टोन्स आर प्रोटीन्स दैट आर रिच इन लाइसिन, ये एमसीक्यू पॉइंट है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। हिस्टोन्स में लाइसिन और एर्जिनिन होते हैं, एर्जिनिन सॉरी आर्जिनिन बोलो या एर्जिनिन बोलो,
लाइसिन और आर्जिनिन रेसिड्यूज हमारे हिस्टोन में होते हैं, ये याद रखना जरूरी बातें हैं, ठीक है। बोथ दीज एमिनो एसिड रेसिड्यूज आर बेसिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है, एंड कैरी पॉजिटिव चार्जेस, जस्ट मैंने अभी बताया बच्चों आपको। सो हिस्टोन्स आर सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स, है ना। अब हिस्टोन प्लस प्रोटामाइंस, है ना, याद देखना, हिस्टोन प्लस प्रोटामाइन होते हैं इसमें, और दीज हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू मेक 8 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, जिसको आप हिस्टोन ऑक्टामर बोल सकते हो। और एक हिस्टोन ऑक्टामर में कितने टाइप होते हैं देखो प्रोटीन के, H2A के 2, H2B के 2, H3 और H4, ये पूरे मिलके ऑक्टामर बनाते हैं, और एक क्लिप बोल के H1 प्रोटीन होता है। ये अच्छे से याद रख लो बच्चों, समझ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ध्यान पूरा देना जरूरी है। और ये एक हिस्टोन ऑक्टामर होता है, और ये जो लाल कलर की चीज देख रहे हो ना बच्चों, ये होता है हमारे डीएनए का मॉलिक्यूल गुंडाला हुआ एक हिस्टोन ऑक्टामर के बाजू, और ये एक पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक। यहां तक तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, सिंपल देखो, नेगेटिवली चार्ज्ड हेलिकल डीएनए, देखो नेगेटिवली चार्ज हेलिकल डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। अब यही न्यूक्लियोसोम बहुत ज्यादा कंबाइन होंगे और बनाएंगे हमारे क्रोमैटिन। वन न्यूक्लियोसोम अप्रोक्सीमेटली, देखो ये एक एमसीक्यू पॉइंट मिला, वन न्यूक्लियोसोम अप्रोक्सीमेटली कंटेन्स 200 base pairs of long DNA helix wound around it. अब 146 base pair long segment of DNA remains present in each nucleosome, और एक होता है बच्चों 54 बेस पेयर्स का लिंकर डीएनए, दिखा है ना, यहां पर आपको बताया था मैंने, देखो अभी जस्ट कुछ देर पहले देखा था हमने डायग्राम, तो देखो बच्चों ये। अब जब लिंकर्स को हम लोग देखेंगे तो कैसे सीन दिखता है, देखो ये डायग्राम देखो, ये होता है बच्चों वो 54 बेस पेयर्स का लिंकर डीएनए जो 2 न्यूक्लियोसोम्स को अटैच करता है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये लिंकर है, और फिर ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है। ऐसे ही न्यूक्लियोसोम कंबाइन होते 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 क्रोमैटिन का निर्माण करते हैं, और क्रोमैटिन फाइबर जब और हाईली कंडेंस्ड होगा, इससे बनेगा क्रोमोसोम। और ऐसा पूरा 2.2 मीटर का डीएनए हमारे सिर्फ छोटे से साइज के न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग का नतीजा है बच्चों, ये याद रखो। ओके, चलो बढ़ते हैं भाई आगे, प्लीज कहीं ना भागे। अब देखो क्रोमैटिन कितने टाइप्स का होता है। क्रोमैटिन होता है 2 टाइप्स का, एक तो होगा यूक्रोमैटिन और एक होगा हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल सम सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोनीमा, या फिर मैं बोलूं क्रोमोसोम, ड्यूरिंग इंटरफेज एंड अर्ली प्रोफेज रिमेन्स इन कंडेंस्ड स्टेट, मतलब हाईली डेंस्ड स्ट्रक्चर, मतलब ये डीएनए एक दूसरे से बहुत गट्ठी तरीके से क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। अब ये बंधन की वजह से क्या होता है बच्चों, ये अलग नहीं होते हैं, और इसकी वजह से ऐसे टाइप के डीएनए को हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। दिस रीजन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन, जो बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड स्टेट में होते हैं, और ये टर्म हाइड्स नाम के एक व्यक्ति ने दी थी। दीज रीजन्स आर लोकलाइज नियर सेंट्रोमियर, ये याद रखना कि हेटेरोक्रोमैटिन का मिलना सबसे ज्यादा कहां पे हो सकता है, सेंट्रोमियर के पास, जहां पे सेंट्रोमियर है। जैसे देखो ये सेंट्रोमियर, ये मेरा क्रोमोसोम, और ये मेरा क्रोमोसोम का सेकेंड आर्म, ठीक है,
और यहाँ पे जो मैं डार्क रीजन बता रहा हूँ ना बच्चों, ये मेरा हेटेरोक्रोमैटिन है, समझ लो। ये हाईली कंडेंस्ड डीएनए होता है जहां पे कोई भी टाइप का क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता बच्चों, जहां पे कोई भी टाइप का रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ये जेनेटिकली इनएक्टिव रहता है, ये जेनेटिकली इनएक्टिव रहता है, याद रखो। इट स्टेन, अब इसको स्टेन कौन सा लगता है, देखो, इट स्टेन स्ट्रांगली एंड अपीयर्स डार्क। हेटेरोक्रोमैटिन ये 2 to 3 टाइम्स मोर रिच होता है डीएनए में देन इन द यूक्रोमैटिन। समझ में आया? उसके बाद यूक्रोमैटिन देखो बच्चों, ये वो रीजन होता जो नॉन कंडेंस्ड होता। क्या होता? नॉन कंडेंस्ड होता जी। और ये वो रीजन जहां पे डीएनए जो है ये सब खुला खुला रहता, समझ रहा ना? खुला खुला मतलब एक दूसरे से दूर दूर रहता। और एक दूसरे से दूर दूर रहने का मतलब क्या? एक दूसरे से दूर दूर रहने का मतलब होता जी कि ये जेनेटिकली बहुत एक्टिव, समझ रहा ना? तुम समझता ना? ठीक से समझो यार। यूक्रोमैटिन जेनेटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और यहां पे बहुत अच्छे से रेप्लिकेशन होता है बच्चों, ठीक है? याद रहना, ट्रांसक्रिप्शनली भी ये एक्टिव होता है, मतलब यहां से लार्ज अमाउंट में एमआरएनए बन सकते हैं। और ये सेंट्रोमियर से थोड़ा दूर होता है बच्चों, है ना? ये दूरियां है कि नहीं, इन राहों की दूरियां, अब देखेंगे रेप्लिकेशन की मजबूरियां। तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन देखो बच्चों। अब देखो डीएनए मॉलिक्यूल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज, ये तो हमको सभी को पता है बच्चों। लेकिन अब डायरेक्ट इसका क्या देखते हैं, रेप्लिकेशन देखते हैं। तो अब हमारे डीएनए 2 टाइप के फंक्शन शो करता है बच्चों। कितने? 2 टाइप्स के फंक्शन शो करता है। तो सबसे पहले है हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। अब डीएनए जो है हमारा जब इनडायरेक्टली कोई चीज बना रहा है तो इसको हम हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डीएनए पहले आरएनए बनाएगा और आरएनए जाके प्रोटीन बनाएगा, मतलब डीएनए ऐसे खा रहा नहीं है, ऐसे कर रहा है, तो इसको बोला जाता है बच्चों हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। और होमोकैटालिटिक फंक्शन किसको कहेंगे मेरे बच्चे? होमोकैटालिटिक फंक्शन उसको बोलेंगे, सॉरी होमो बोलो या ऑटोकैटालिटिक फंक्शन उसको बोलेंगे जिसमें डीएनए डायरेक्टली कोई चीज बनाएगा, जैसे फॉर्मेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, है ना, जैसे रेप्लिकेशन। तो इसको ऑटोकैटालिटिक फंक्शन बोला जाएगा। अब देखो इन यूकैरियोट्स, देखो यूकैरियोट्स में जो डीएनए रेप्लिकेशन है, देखो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ओनली वंस इन द सेल साइकिल, मतलब एक सेल डिवीजन में एक ही बार डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, बार बार नहीं होगा। इट अकर्स इन एस फेज ऑफ द इंटरफेज इन द सेल साइकिल, ये सेल डिवीजन में आप लोग ने पढ़ा ही होगा बच्चों। डीएनए रेप्लिकेशन थ्रू देखो डीएनए रेप्लिकेशन थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, याद रखना डीएनए जो है ये रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मोड के फॉर्म में। द मॉडल ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय वैटसन एंड क्रिक, और ये मेजल्सन एंड स्टाल ने प्रूफ करके दिखाया था बच्चों, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो भाई न्यूक्लियोटाइड एक्टिव होते हैं। हमारे जो न्यूक्लियोटाइड है जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, सीएमपी एंड टीएमपी, ये सबसे पहले क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियो आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये एक्टिवेट कैसे होंगे, इनके अंदर जो एटीपी है ये एटीपी के साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे एंजाइम होगा फॉस्फोराइलेज जो एटीपी के जरिए इन पूरे न्यूक्लियोटाइड को चार्ज कर देगा। मतलब जो एएमपी था वो एटीपी में तैयार हो जाएगा, जो जीएमपी था वो जीटीपी में तैयार हो जाएगा, जो सीएमपी था वो सीटीपी में तैयार हो जाएगा और जो टीएमपी था वो टीटीपी में तैयार हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखना। इसके बाद ओरिजिनेशन और इनिशिएशन, इट बिगिंस एट स्पेसिफिक पॉइंट, याद रखना डीएनए जो है ये स्पेसिफिक पॉइंट पे रेप्लिकेशन चालू करता है, उसको ओरिजिन साइट बोला जाएगा। टर्मिनेट्स एट पॉइंट टी, इसका मतलब ये टर्मिनेशन साइट है। ओरिजिन इज फ्लैंक्ड बाय टी साइट्स। द यूनिट ऑफ डीएनए इन विच रेप्लिकेशन अकर, इसको रेप्लिकॉन बोलते हैं।
ऐसा डीएनए जहां पे रेप्लिकेशन हो रहा है इसको कहा जाएगा मेरे बच्चों रेप्लिकॉन। इन यूकैरियोट्स देयर आर सेवरल रेप्लिकॉन्स। याद रखना हमारे प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन पॉइंट 1 ही होता है, लेकिन और जो यूकैरियोट्स है इसमें मैनी ओरिजिन पॉइंट्स हो सकते हैं और रेप्लिकॉन्स भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब यहां देखो एट पॉइंट ओ एंजाइम एंडोन्यूक्लियस निक्स द डीएनए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पोररली। द निक अकर्स इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब एंडोन्यूक्लियस बीच में से डीएनए को काटेगा, फिर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए होगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे डीएनए को अनवाइंड करने का काम किसका? हेलिकेज नाम के प्रोटीन का। और दो स्ट्रैंड को ऐसे फिरने नहीं देना, जब पकड़ के रखने के लिए एसएसबीपी नाम का एक प्रोटीन चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये बात याद रखो। और फिर ऐसे वाई शेप का फोर्क तैयार हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, यहां पे देखो एक क्या लगेगा, आरएनए प्राइमर, और फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम के तरफ हमारा डीएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जिस स्ट्रैंड पे ये कंटिन्यूअस होगा उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जहां पे कंटिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड, जहां पे ब्रेक ब्रेक करके बन रहा है उसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड को ही बोला जाता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोला जाता है बच्चा? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, बच्चों याद रखना आरएनए प्राइमर कहां पे लगता है? आरएनए प्राइमर हमेशा 3 प्राइम एंड पे लगेगा। डीएनए का डायरेक्शन चेक कर लो बच्चों, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में रहेगा। जैसे देखो, द न्यू स्ट्रैंड ऑलवेज डायरेक्टेड इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट्स होते हैं, यहां हम कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चों। अब जो लैगिंग स्ट्रैंड के छोटे छोटे डीएनए फ्रैगमेंट्स थे वो एक एंजाइम से जोड़ दिए जाते हैं जिसका नाम होता है लाइगेज। डीएनए बनाने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। अब पॉलीमरेज के 3 टाइप्स, पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल होता है बच्चों, याद रखो मेरी बात को। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, लेकिन अब देखो हमारा डीएनए होता कैसा है। सबसे पहले हमारा डीएनए होता है एंटी पैरेलल, मतलब एक ऐसा जाएगा तो एक ऐसे जाएगा। मतलब एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा तो दूसरा ऊपर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम आएगा, है ना। मतलब ऐसा ऐसा इसको बोलते हैं, मतलब इस टाइप से। फिर हमारा डीएनए होता है सेमी कॉन्जर्वेटिव। इसका मतलब क्या है बच्चों? सेमी कॉन्जर्वेटिव का मीनिंग है आधा डीएनए हमारा पुराना होगा और आधा डीएनए हमारा नया होगा। ये भी अच्छे से याद रखो, ठीक है। अब यही जो चीज थी एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन बोलते हैं जिसको, ये हमारे मेजल्सन और स्टाल बाबा ने क्या किया था, देखो मेजल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल, इन्होंने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। ठीक है, अब ये टेक्निक्स के मदद से इन्होंने ये ढूंढ के निकाला था कि हमारा डीएनए जो है ये सेमी कॉन्जर्वेटिव होता है बच्चों। अब इसमें क्या था, इन्होंने दो चीजें यूज की थी। एक तो था हमारा क्या था, एक तो था हमारा नॉर्मल नाइट्रोजन और दूसरा था हमारा हेवी आइसोटोप। अब यहां पे उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट के लिए एक चीज इस्तेमाल की थी बच्चों, जिसका नाम था सीसियम क्लोराइड। क्या नाम था इसका? सीसियम क्लोराइड। अब देखो एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। मेजल्सन एंड स्टाल 1958 performed an experiment to prove semi-conservative nature of DNA. Then they cultured, अभी उन्होंने क्या किया देखो, हाँ बच्चों, they cultured, यहां पे लिखते हैं हम लोग, ठीक से देखते हैं,
एक एक पॉइंट देखते हैं इसका। दे कल्चर्ड बैक्टीरिया ई कोलाई इन द मीडियम कंटेनिंग नाइट्रोजन 14, जो कि होता है लाइट नाइट्रोजन, एंड ऑब्टेन्ड इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड बाय यूजिंग 6 मोलर सीसियम क्लोराइड। ये याद रखो कितना मोलर था, 6 मोलर था, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द बैंड वॉज रिकॉर्डेड। अब ई कोलाई वर देन ट्रांसफर्ड, सेम ई कोलाई को अब इन्होंने कहां ट्रांसफर किया, नाइट्रोजन 15 में, 15 वाले मीडियम में, जो कि हैवी नाइट्रोजन था, ठीक है। एंड अलाउड रेप्लिकेशन फॉर सेवरल जनरेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड वॉज ऑब्टेन्ड by using again 6 molar cesium chloride. Position of this band was also recorded, ठीक है। अब जो टेस्ट ट्यूब में लाइट टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, लाइट नाइट्रोजन जो था ये बैंड ऐसे ऊपर मिला होगा इनको, ठीक है। और जो हैवी आइसोटोप था इनको ये बैंड कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मिला होगा, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे ये यहां आपको दिख रहा होगा, ये देखो नाइट्रोजन 15 वाला बैंड टेस्ट ट्यूब के एग्जैक्ट नीचे की तरफ है। उसके बाद जो लाइट बैंड होता है बच्चों ये टेस्ट ट्यूब के थोड़ा ऊपर है। अब द हैवी डीएनए, याद रखो जरा अच्छे से देखो, द हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन 6 मोलर सीसियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। The density gradient value of 6 molar cesium chloride and 15 nitrogen 15 DNA is almost same। याद रखना जो cesium chloride और nitrogen 15 की density है दोनों लगभग सेम है, ठीक है, ये याद रखना। Therefore at equilibrium point nitrogen 15 will form a band. In this both strands of DNA are labeled with nitrogen 15. Now what happened? Such E. coli cells were transferred to another medium containing nitrogen 14, that is normal nitrogen. After first generation, the density gradient band for nitrogen 14, the density gradient band for nitrogen 14 and nitrogen 15 was obtained and its position was recorded. After second generation, 2 density gradient bands were obtained, one at nitrogen 14 position and one at nitrogen 15 position and other at again nitrogen 14 position. The position of bands after 2 generation clearly prove that DNA replication is semi conservative. तो इसको हम लोग समझ सकते हैं इन बैंड्स को देखकर बच्चों, इनको देखकर। इन्होंने नाइट्रोजन 15 वाले डीएनए को कहां डाला, नाइट्रोजन 14 में। इस वजह से बैंड में कौन से डीएनए मिले, इस वजह से बैंड में मिले नाइट्रोजन 15 वाला डीएनए भी मिला, देखो ये, और नाइट्रोजन 14 वाला स्ट्रैंड भी मिला। अब जब इसी को और नाइट्रोजन 14 में ही बनने दिया तो 2 थे हाइब्रिड डीएनए हमको मिले थे और 2 थे हमारे नॉर्मल नाइट्रोजन वाले डीएनए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस पे ये करते हैं, एक मिनट बोर्ड पे करते हैं, चलो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक मिनट, इसको हम देखते हैं अभी इस पर हमारे बोर्ड पर। अब बोर्ड पे होता क्या है बच्चों, देखो यहां पे देखो, व्हाइट कलर का ले लेंगे, मान लेते हैं व्हाइट कलर का जो डीएनए स्ट्रैंड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, नाइट्रोजन 15 को। ये N15 वाला डीएनए है, ओके, दो स्ट्रैंड्स है ना, इसलिए N15 N15। अब इसको हमने कहां ट्रांसफर किया, N14 वाले मीडियम में। तो यहां पे क्या मिला, एक डीएनए जो था हमारा कुछ ऐसा था और दूसरा स्ट्रैंड ये इस तरह, ठीक है। फिर दूसरा स्ट्रैंड जब बना ये ऐसा सेम, और फिर नाइट्रोजन 15 वाले मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़े। ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में इसको और मल्टीप्लाई करने को दिया
तो देखो बच्चों क्या होगा, अब ये जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये दो फ्रैगमेंट्स अलग होंगे, तो एक फ्रैगमेंट बन रहा है हमारा। देखो ये येलो कलर के ही दो वाले स्ट्रैंड बनेंगे, एक और ये वाला भी दो, और ये दो, ये देखो इससे और इससे दो हाइब्रिड डीएनए बनेंगे, है ना, ये लेकिन अगला जो डीएनए बनेगा, अगला स्ट्रैंड जो बनेगा, ये हाइब्रिड रहेगा। देखो बच्चों थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, इजी तो नहीं बोलूंगा मैं, कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है कि ना समझे कभी कभी, लेकिन हमको कोशिश करनी है कि ये पूरा तरीके से हम लोग इसको समझ जाए, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। ये अच्छे से याद रखना, ओके। अब देखो मैं वापस एक बार समझा देता हूं। पहले इन्होंने क्या किया, रेड कलर का डीएनए ले लेते, ये मान लेते ये आइसोटोपिक डीएनए हमारा, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया N15, ठीक है, ये हमारा आइसोटोपिक डीएनए है। अब क्या होता है, जब हम इसको नाइट्रोजन 15 वाले इसमें रखते, तो देखो इसका क्या होता है, सिंपल, इसका सिंपल क्या होता है बच्चों, ये दोनों अलग हो जाएंगे, है ना, रेप्लिकेशन के दौरान ये दोनों सेपरेट होंगे स्ट्रैंड, है ना, तो ये दो स्ट्रैंड अगर सेपरेट हो गए, अब इसमें जो नया स्ट्रैंड बनेगा ये नाइट्रोजन 14 के हिसाब से बनेगा, तो नाइट्रोजन 14 के हिसाब से बन रहा है, इसका मतलब मान लेते हैं येलो वाला स्ट्रैंड। अब देखो बच्चों ये दिख रहा है ना, ये सेमी कंजर्वेटिव का नेचर दिख गया आपको इसका, क्योंकि येलो वाला क्यों बना, बिकॉज यहां नाइट्रोजन 14 था मेरे बच्चों, नाइट्रोजन 14, तो एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 15 वाला है और दूसरा स्ट्रैंड इसीलिए नाइट्रोजन 14 वाला बना क्योंकि हमने नाइट्रोजन 15 वाले बैक्टीरिया को कहां डाल दिया, नाइट्रोजन 14 वाले पेट्री में डाल दिया, पेट्री प्लेट। अब वहां पे नाइट्रोजन 15 है ही नहीं, तो वो बनाएगा कहां से, वहां तो नाइट्रोजन 14 वाला मीडियम है, तो इसीलिए जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो नाइट्रोजन 14 का बनेगा। अब देखो बच्चों इससे और 4 स्ट्रैंड तैयार होते हैं, है ना, तो ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन। अब जब फर्स्ट जनरेशन हुआ, इसके बाद जब सेकेंड जनरेशन होगा बच्चों, देखो ये सेकेंड जनरेशन में ये चारों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, है ना, एक, फिर ये वाले में भी एक लगा देते हैं इस तरह, है ना, ये दो तैयार हो गए, फिर ये पीले पीले भी अलग हो जाते हैं ना, पीले पीले, देखो पीले पीले, 4 स्ट्रैंड हो गए। अब जब नया स्ट्रैंड बनेगा ना बच्चों, तो सिंपल ना यार, ये ऐसा ही होगा ना, देखो ना, दिख रहा है ना ये, क्योंकि ये स्टिल नाइट्रोजन 15 में है, ये ऐसा हो गए ना 4। यही मेजल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट था। कितना इजी है समझने में, बस इसको क्या करना है, हमको इनकॉर्पोरेट करना है हमारे दिमाग में ठीक से, ठीक है। अब वापस चलते हैं हमारे वो वाले पॉइंट पे, यहां पे अब देखते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या देखते बच्चों, सेंट्रल डोग्मा हाइपोथेसिस देख लेते हैं। तो देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, याद रखना सेंट्रल डोग्मा एक ही चीज बोलता है, शॉर्ट में बताता हूं, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनेगा, यही है हमारा सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, याद रखना, अच्छे से याद रखना। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बच्चों लाइन टू लाइन पढ़नी है, इसको याद रखना। कैन यू रिमेंबर, कहाँ गया वो, हाँ ये। अब देखो यूज योर ब्रेन पावर, यूज योर ब्रेन पावर है, ये तो क्वेश्चन टाइप है, मतलब इसको नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन हाँ सेंट्रल डोग्मा हो गया, ये देख लो बच्चों, ये सेंट्रल डोग्मा है, ठीक है, ये टेबल हमको देखना है, और टेमिन और बाल्टीमोर याद रखना है दो नाम, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इंफॉर्मेशन ऑफ only one strand of DNA is copied into RNA. This strand of DNA act as template. Enzyme कौन सा चाहिए, RNA polymerase चाहिए, catalyzes the formation of RNA transcript, ठीक है। DNA is located, कहाँ पे ये सब चीजें हैं, हमको डायरेक्टली इसके अब मेन जड़ तक जाना है। अब यूकैरियोट्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले इनिशिएशन होता है, एलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है, ये 3 चीजें याद रखो बच्चों। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट,
ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये याद रखना है आपको। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास, और ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है, याद रखो मेरे बच्चों। प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर भी होता है, ठीक है, याद रखना। अब द प्रोमोटर कहां होता है मेरे बच्चों, 5' एंड पे, ठीक है, और ये एक डीएनए सीक्वेंस होता है जो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा आरएनए पॉलीमरेज को। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है ये स्पेसिफिक प्रोमोटर के साथ में कंबाइन हो जाएगा। गजब की बात देखो, प्रोकैरियोट्स द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस प्रमोटर बाय सिग्मा फैक्टर सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स में होता है सिग्मा फैक्टर, अच्छे से याद रखना। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होती है। यहां पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है आएगा और कंबाइन हो जाएगा, कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन। याद रखना इसका भी डायरेक्शन क्या, 5' to 3'। सो द डीएनए स्ट्रैंड हैविंग 3' to 5' पोलैरिटी एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये याद रखना बच्चों, क्योंकि देखो अब पॉलीमराइजेशन, एमआरएनए का पॉलीमराइजेशन अगर 5' से 3' है तो डीएनए का डायरेक्शन 3' से 5' होना चाहिए, ये याद रख लेना। अब हाँ, द डीएनए स्ट्रैंड हैविंग 5' to 3' polarity is complementary to template strand. The sequence of bases in the strand is same as in the RNA. लेकिन यहाँ पे थाइमीन के बदले यूरासिल होता है, ये एक अच्छे से याद रखना बच्चों। और द इंफॉर्मेशन ऑन दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज नाउ कॉपीड। अब जो है हमारा एमआरएनए बनता है, इसीलिए इसको हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो द टर्मिनेटर होता है 3' एंड पे कोडिंग, देखो ऑफ द कोडिंग डाउनस्ट्रीम स्ट्रैंड, ठीक है। 3' एंड मतलब कौन सा, डाउनस्ट्रीम होता है बच्चों। इट डिफाइंस द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेम्पलेट। याद रखो बच्चों, अगर प्रमोटर 5' पे आ रहा है, देखो दिख रहा है ना, ये टर्मिनेटर 3' पे है हमारे कोडिंग स्ट्रैंड के, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट स्ट्रैंड कौन सा है, 5' to 3' वाला है ना, ये बात याद रखो। और ये वाला 5' to 3' इधर पे जा रहा है। इसके बाद आफ्टर बाइंडिंग टू प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अलोंग द डीएनए एंड कॉज लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स इनटू चेन इन द रीजन्स ऑफ जीन एक्सपोज्ड एटीसीजी, ठीक है, बेसिस प्रोजेक्ट इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म। ओनली वन स्ट्रैंड फंक्शंस एज अ टेम्पलेट and other strand is complementary is actually a coding strand, ठीक है। तो कोडिंग स्ट्रैंड किसको बोलेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, हमारे एंटीसेंस स्ट्रैंड के। एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स हाइब्रिड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल डिसोशिएट्स एंड मेक एमआरएनए मॉलिक्यूल फ्री। अब ये कैसे पूरा सीन होता है ये देख लो बच्चों, यहां पे होना चाहिए, देखो ये हमारा डीएनए है, देखो यहाँ पे निक लगा और हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है कंबाइन हो गया। अब ये आगे बढ़ता रहता है, डीएनए खुलता रहता है और पीछे से हमारा ये एमआरएनए बाहर निकलते रहता है। अब इसमें कुछ नॉन फंक्शनल रीजन्स होते हैं और कुछ फंक्शनल रीजन्स होते हैं। जो नॉन फंक्शनल रीजन्स होते हैं बच्चों, इसको हम बिचौले बोलेंगे, ये होते हैं इंट्रॉन्स। और जो फंक्शनल रीजन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सॉन्स। जिस प्रोसेस से इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लाइसिंग। और ये आता है बच्चों प्रोसेसिंग ऑफ डीएनए में। कहां पे आता है ये चीज, प्रोसेसिंग ऑफ डीएनए में, ये बात याद रखना बच्चा। अब प्रोसेसिंग ऑफ डीएनए के एक तरफ क्या होता है, एक तरफ लगता है कैप और लास्ट में लगती है पॉली ए टेल, है ना, ये याद रखना। और जैसे कैप, पॉलीटेल और बीच के इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, हमारा फंक्शनल एमआरएनए तैयार हो जाता है। अब यही एमआरएनए क्या करेगा बच्चों, जाएगा और ट्रांसलेशन करेगा। क्या करेगा, जाएगा और ट्रांसलेशन करेगा। याद रखना कैप में क्या रखता है बच्चों, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन, और टेल में क्या रखता है, पॉलीएडिनाइलेट रेसिड्यूज।
ठीक है। अब हमारे mRNA पे ऐसे देखो, ये हमारा mRNA है और इसके ऊपर ऐसे 3-3 के ग्रुप में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। इन्हीं 3-3 के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं, इन्हीं 3-3 के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम कहते हैं कोडॉन्स। क्या कहते हैं, कोडॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब कोडॉन्स देखो, ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, ये उसका चार्ट है, एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ से। अब याद रखना, ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखो बच्चों कोडॉन्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोडॉन। तो सबसे पहले जेनेटिक कोड जो होता है ये ट्रिपलेट सीक्वेंस होता है। क्या होता है, जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट सीक्वेंस। उसके बाद जेनेटिक कोड हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी, जो कि देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है। जेनेटिक कोड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है। फिर देर याद रखना, स्टार्ट कोडॉन हमेशा AUG रहेगा, हमेशा याद रखना। जेनेटिक कोडॉन जो है ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, दैट इज ईच सिंगल बेस इज अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन, ओवरलैप ये नहीं करता। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें कोई कॉमा नहीं होता। फिर जेनेटिक कोड हैज डीजेनेरेसी, यूजुअली सिंगल एमिनो एसिड इज एनकोडेड बाय सिंगल कोडॉन, हाउएवर सम एमिनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। जैसे सिस्टीन है, ये 2 कोडॉन से, देखो सिस्टीन के लिए होते हैं 2 कोडॉन, वाइल आइसोल्यूसिन के पास होते हैं 3 कोडॉन्स। इसी को डीजेनेरेसी बोला जाता है। डीजेनेरेसी ऑफ द कोड इज एक्सप्लेन्ड बाय वॉबल हाइपोथेसिस। ये याद रखना, हियर द फर्स्ट 2 बेसेस इन डिफरेंट कोडॉन्स आर आइडेंटिकल बट थर्ड वन वैरीज। ये बात याद रखो। देन जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, है ना। एग्जाम्पल देखो, AUG ऑलवेज स्पेसिफाइज एमिनो एसिड मिथियोनिन हर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। देन जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का मीनिंग क्या होता है, स्पेसिफिक एमिनो एसिड इज एनकोडेड बाय पर्टिकुलर कोडॉन, अल्टरनेटिवली 2 डिफरेंट एमिनो एसिड विल नेवर बी एनकोडेड बाय द सेम कोडॉन। यानी एम्बिग्युइटी इसमें नहीं होती है। इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन, जस्ट मैंने बताया, इनिशिएशन कोडॉन ये AUG होता है, टर्मिनेशन UAA, UAG और UGA, ये 3 होते हैं बच्चों। फिर यूनिवर्सल हो गया एंटी कोडॉन एंड कोडॉन। देखो ऑलवेज कीप इन माइंड, प्रोटीन तभी बनेगा जब AUG का एग्जैक्ट बोलेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन आएगा UAC, ठीक है, तभी ये चीज प्रोटीन को कोड करेगी बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों tRNA। tRNA ये सबसे छोटा RNA होता है, इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। उसके बाद में tRNA लाएगा हमारा एमिनो एसिड। tRNA का एमिनो एसिड जो होगा ये 3 प्राइम एंड पे कंबाइन होता है। फिर इसके बाद में tRNA के पास बच्चों ये दिख रहा है ना, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये 3 चीजें दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, इसको ये एंटीकोडॉन बोलते हैं। और ये एंटीकोडॉन लेकर आता है बच्चों, कौन एंटीकोडॉन लेके आता है, हमारा tRNA मॉलिक्यूल। ये बात याद रखना, ठीक है। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस एकदम बारकाई से देखेंगे बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग खराब हो जाता है इसमें। रीड कर रहे हैं हम लोग, लाइन टू लाइन जा रहे हैं। ट्रांसलेशन इज द मैकेनिज्म in which codons of mRNA are translated and specific amino acid in a sequence form a polypeptide on a ribosome. Simple, the process in which proteins are synthesized with the help of ribosome, tRNA and mRNA. Okay, all types of proteins are synthesized by the cell within itself. तो ये होता है इंट्रासेल्युलर प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है, इंट्रासेल्युलर प्रोसेस होता है। तो देखो प्रोटीन्स ऑफ एमिनो एसिड, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो देखो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है mRNA, tRNA, राइबोसोम, ATP,
याद रखना आयोन्स में मैग्नीशियम और कैल्शियम में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैग्नीशियम लगेगा और अलग अलग एंजाइम लगेंगे, एलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रिलीज फैक्टर्स भी लगने वाले हैं बच्चों। ओके, अब देखो एमिनो एसिड फॉर्म्स रॉ मटेरियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। About 20 different types of amino acids are known to form proteins. These are available in cytoplasm. ठीक है, अब DNA controls, याद रखो बच्चों, DNA controls synthesis of protein having amino acids in specific sequence. This control is possible through transcription of mRNA. अब ये mRNA DNA अगर सही बनाएगा तो प्रोटीन का ट्रांसलेशन जो होगा, जो जिसकी मदद से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस भी प्रॉपरली होगी। लेकिन DNA इसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है बच्चों, इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है। मतलब ये DNA क्या करता है, mRNA बनाता है और mRNA पूरी आगे की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, RNA सर्व एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन DNA एंड प्रोटीन। राइबोसोम सर्व, देखो अब यहां पे जरूरत राइबोसोम की भी है। राइबोसोम सर्व एज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सबयूनिट्स। These subunits occurs separately in cytoplasm. Only during protein synthesis these two subunits gets associated together. अब यहाँ पे ये association possible हो पाता है मैग्नीशियम आयॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, मैग्नीशियम आयॉन्स की वजह से। फिर उसके बाद राइबोसोम हैज, देखो राइबोसोम हैज 1 बाइंडिंग साइट फॉर mRNA, 3 binding site for tRNA. They are peptidyl site, amino acyl tRNA site and exit site. मतलब याद क्या रखोगे आप, एप, बंदर पता है ना आपको, एप। तो पहली वाली साइट कौन सी है बच्चों, पेप्टिडिल साइट, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो ना, PAE, ऐसे भी याद रख सकते हो, पेप्टिडिल साइट, एमिनो एसिड साइड और एग्जिट साइड। अब देखो इन यूकैरियोट्स, देखो इन यूकैरियोट्स अ ग्रूव इज प्रेजेंट बिटवीन 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। याद रखना ग्रूव मतलब कैसा था, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा क्या है, राइबोसोम है और ये उसका छोटा यूनिट, तो दोनों के बीच में दिख रहा है ना बच्चों, ये गैप दिख रहा है, ये इसी को मैं बोलूंगा ग्रूव। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम एक्शन ऑफ सेल्यूलर एंजाइम एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स mRNA फ्रॉम एक्शन ऑफ न्यूक्लियेजेस। ये ग्रूव का इतना बड़ा काम है बच्चों। अगर mRNA नहीं रहेगा तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा, तो मैकेनिज्म अगर मैं बोलूँ तो प्रोटीन मैकेनिज्म का, प्रोटीन सिंथेसिस में 3 चीजें होती है, एक इनिशिएशन, एक होता है इलॉन्गेशन और एक होता है टर्मिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड इज एसेंशियल। सबसे पहले एमिनो एसिड्स को एक्टिव करना जरूरी है। ठीक है, इज एसेंशियल बिफोर ट्रांसलेशन इनिशिएट्स फॉर विच ATP इज एसेंशियल। स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू द mRNA, मतलब mRNA है, छोटा सा सब यूनिट आके पहले कंबाइन हो गया, दिख रहा है ना, ये ऐसे कंबाइन हो गया बच्चों। अब ये क्या है, mRNA ऐसे आगे बढ़ता है, इस तरह दिख रहा है ना, ये देखो ये ऐसे और ये ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद एट 5 प्राइम एंड, अब यहां पे प्रेजेंट होता है AUG। ठीक है, on mRNA which initiates the process of protein synthesis। अब याद रखो इनिशिएटर, देखो इनिशिएटर tRNA binds with initiation codon AUG by its anticodon। मतलब ये आया हमारा mRNA नीचे, अब देखो ये कोडॉन आया, इनिशिएटर कोडॉन यहाँ बाइंड हो गया और यहाँ से निकलेगा, तब एक अपना एमिनो एसिड छोड़ के जाएगा। फिर हमारा जो राइबोसोम है एक से आगे बढ़ जाएगा, फिर ऐसे एक से आगे बढ़ेगा, एक एक कोडॉन से राइबोसोम
आगे बढ़ता रहता है, और इसी को कहते हैं मेरे बच्चों ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इट कैरीज एक्टिवेटेड एमिनो एसिड मिथियोनिन इन यूकैरियोट्स एंड एफ मिथियोनिन इन प्रोकैरियोट्स। तो ये याद रखना। नाउ अब जैसे पहले टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए आके निकल गया, उसके बाद आता है लार्जर सब यूनिट्स जिसको हम बोलेंगे 50s क्रोमोसोम, ठीक है। और अगर यूकैरियोट है तो 60s क्रोमोसोम, ठीक है। और ये ज्वाइन हो जाएगा स्मॉलर सब यूनिट को। यहां पे मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए देखो ऑक्यूपाइज द पी साइट ऑफ द राइबोसोम एंड ए साइट इज वैकेंट। अब जो आरएनए था हमारा, चार्ज आरएनए था, ये आगे बढ़ गया, है ना। अब जो नया टीआरएनए आएगा वो पी साइट पे आएगा, है कि नहीं, सॉरी ए साइट पे आएगा, क्योंकि ए साइट वैकेंट है। अब इलॉन्गेशन देख लो कैसे होता है बच्चों। elongation, A site is vacant. During the process, activated amino acids are added one by one to first amino acid. Amino acid is activated by utilizing energy from ATP. This amino acid bind with amino acid binding site of tRNA. This results in the formation of amino acid tRNA complex. अब देखो इलांगेशन के पहले क्या होता है, एमिनो एसिड्स को एक्टिव करना पड़ता है जिसमें एनर्जी लगती है, और जब टीआरएनए और एमिनो एसिड्स दोनों एक में के साथ जुड़ जाएंगे तो ये बनाएगा एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। अब देखो सिंपल कोडॉन्स रिकॉग्निशन, एमिनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल एंटर्स द राइबोसोम एट ए साइट। ये याद रखो कहां से एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स एंटर करेगा, ए साइट पे। एंटीकोडॉन बाइंड्स विद कोडॉन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। याद रखना दोनों के बीच में, कोडॉन के बीच में बॉन्ड्स कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एमिनो एसिड ऑन द फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए एट पी साइट एंड एमिनो एसिड ऑन टीआरएनए एट ए साइट जॉइंस बाय पॉलीपेप्टाइड चेन। हियर एंजाइम राइबोजाइम, कौन सा एंजाइम, राइबोजाइम एक्ट एज कैटालिस्ट। At this time, first tRNA at P site is kicked off. मतलब जो tRNA जिसने मिथियोनिन को लाया था वो बाहर निकल जाएगा। चीजें देखो ऐसे ये हमारा आया आया आया, फिर हमारा tRNA आ गया इधर से ऐसे। अब जैसे राइबोसोम जो है ये आगे बढ़ा, ये tRNA किक ऑफ होके बाहर निकल गया, और यहाँ पे जो अमीनो एसिड था वो जुड़ जाएगा। अभी देखो आगे है बच्चों। इसके बाद tRNA at A site carrying dipeptide at A site moves to the P site. This process is called as translocation. मतलब movement of ribosome through a distance of one codon। देखो बच्चों ये पूरा इसी से समझ लेंगे पूरा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, छोटा छोटा स्मॉलर यूनिट आया, फिर इनिशिएटर tRNA इस पे आके कंबाइन हो गया। जैसे ये कंबाइन होगा इसके बाद वाला सीन, छोटा वाला बड़ा वाला यूनिट आया। अब देखो ये देखो पी साइट है, ये ए साइट है और ये ई साइट है, सॉरी ये ई साइट बताया इन्होंने यहाँ से, और ये ए साइट है। अब जैसे ये आगे चलेगा यहाँ से टीआरएनए बाहर को निकलेगा, ठीक है। अब अगले डायग्राम पे देखो बच्चों, अगला डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो क्या होता है, अब दूसरा वाला ए साइड से एंटर करता है, ओके। ए साइड से जैसे एंटर करता है ये वाला इधर मूव होता है। अब जैसे ये वाला इधर मूव होता है तो ये यहाँ से देखो ई साइड से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे दो पॉलीपेप्टाइड की चेन, सॉरी दो डाइपेप्टाइड की चेन्स बन गई, मतलब ऐसी चेन जो दो अमीनो एसिड से बनी हुई है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों ये राइबोसोम आगे मूव करेगा, ये ऐसा आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये आगे मूव करेगा, ऐसा आएगा, ये ऊपर जाएगा, आगे मूव करेगा। अब एक समय ऐसा आता है जब ये नीले कलर की चीज दिख रही है आपको, ये वाली, इसको रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं। जैसे हमारा एमआरएनए पे रिलीजिंग फैक्टर आ गया, ये दो सब यूनिट्स निकल जाते हैं, एमआरएनए निकल जाता है और प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, ओके। और ऐसे पूरा का पूरा होता है हमारा प्यारा कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट बच्चों, डीएनए प्रोटीन का ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो एक बार वापस देखते हैं कैसे पूरी प्रोसेस होती है।
इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि हम खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन सामने कितना समझ में आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आया mRNA, mRNA को जोड़ा छोटा राइबोसोम का यूनिट, फिर इनिशिएटर टीआरएनए आके बैठा, फिर दूसरा राइबोसोम का यूनिट जुड़ा। बड़े यूनिट पे होते हैं 3 साइट्स, एपे याद रखो, एपे मतलब ए फॉर अपनी ए साइट, फिर पी साइट और एग्जिट साइट मान लेते हैं। बीच में हमारी पी साइट होती है, जहाँ से जहाँ देखो या राइबोसोम जैसे यहाँ जुड़ेगा, कहाँ गया वो राइबोसोम, ये जुड़ेगा। मान लेते हैं ये 2 चीज़ें देखो यहाँ दिख भी रही होगी आपको, देखो बच्चों ये मान लेते हैं ये हमारी ए साइट है, ये ए साइट है, ये बीच वाली मान लेते पी साइट है और ये वाली मान लेते ई साइट है। ओके, अब ये जैसे आगे जुड़ता है बच्चों, आगे जाता है तो तुरंत एक और टीआरएनए ए साइट से एंटर करेगा। ठीक है, हमारा जो पेप्टिडिल साइट है यहाँ पे एमिनो एसिड होगा और जो इनिशिएटर मॉलिक्यूल था टीआरएनए का ये यहाँ से निकल जाएगा। फिर ये और आगे मूव होगा और आगे मूव होगा और हर कोडॉन से ही मूव होता है और मूव होते होते पूरी की पूरी क्या होती है, हमारी पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा एनिमेशन से भी देख सकते हैं और एनिमेशंस मतलब इतना अच्छा आइडिया आता है एनिमेशंस के बाद जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, हाँ और क्या देख सकते हैं, हाँ ये एक बात याद रखो बच्चों, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट याद रखना। फ्रांसिस जेकब और जैक्स मोनोड, जेकब एंड मोनोड का एक्सपेरिमेंट, ई कोलाई यूज़ किया था लैक्टोज यूटिलाइजिंग, लैक्टोज इंडक्शन की वजह से कैसे बैक्टीरिया के अंदर एक नया जीन का डेवलपमेंट होता है, मतलब कैसे स्विच ऑफ और स्विच ऑन मैकेनिज्म काम करता है ये देखो बच्चों। अब इन्होंने देखा द एंजाइम्स आर कौन से, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये 3 एंजाइम के ऊपर काम चल रहा था जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज को अलग कर देते हैं लैक्टोज से, मतलब लैक्टोज को तोड़ के गैलेक्टोज और ग्लूकोज बना देता है। फिर बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज, ये क्या करता है, सेल की परमेबिलिटी बढ़ा देता है। किसके लिए, ये सेल की परमेबिलिटी बढ़ाएगा लैक्टोज के लिए। फिर होता है ट्रांस एसिटिलेज जो क्या करेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए को गैलेक्टोसाइड तक ट्रांसफर करेगा। अब देखो क्या होता है, मैं डायरेक्टली डायग्राम से समझाता हूँ आप लोग को। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में जब कोई भी इंड्यूसर नहीं है तब ये जो ऑपरेटर है ना ये ब्लॉक्ड होता है रिप्रेसर प्रोटीन की मदद से, दिख रहा है ना ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे इसको बंद करके रखा है। याद रखो बच्चों जो रेगुलेटरी जीन है ये दिख रहा ना ये वाला, ये क्या करता है, रेगुलेटरी एमआरएनए बनाता है और रेगुलेटरी एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है ना, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऐसे आएगा और इसको यहां बंद कर देगा। अब इसको अगर ऐसा बंद किया तो यहां से पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा ही नहीं, अगर पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा ही नहीं तो यहां देखो हमारे 3 स्ट्रक्चरल जीन थे, एक जेड वाई और ए, तो अगर पॉलीमरेज यहां तक नहीं आएगा तो नीचे एमआरएनए बनेगी नहीं ना, और अगर एमआरएनए नहीं बना तो एंजाइम्स या फिर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। इसके वजह से ये देखो ये रिप्रेसर प्रोटीन का काम क्या है, प्रोमोटर को ब्लॉक कर देना, सॉरी ऑपरेटर को ब्लॉक कर देना। ठीक है, ताकि प्रोसेस आगे ही ना बढ़े। अब जब लैक्टोज हम डालते हैं मीडियम में, देखो ये लैक्टोज क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में कंबाइन हो जाता है। अब ये बेचारा इधर जा ही नहीं सकता, ये तो यहीं अटक गया ना, तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, मौके का देख के फायदा आगे निकल जाता है और हर ZYA जीन के एमआरएनएज बना देता है। ठीक है, जैसे एमआरएनएज बने वैसे ही प्रोटीन्स बन जाएंगे और एंजाइम फंक्शनल हो जाएगा। इसी को कहा जाता है बच्चों ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। क्या बोला जाता है इसको, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, और ये बहुत अच्छे से काम करता, ध्यान में रखना है आप लोग ने। ठीक है, तो बच्चों ये क्या था, ये था हमारा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ऑन डीएनए, उसका रेप्लिकेशन, उसका ट्रांसक्रिप्शन। इसको एक्सप्लेनेशन तो नहीं बोलेंगे, ये था हमारा रिवीजन सेशन जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ अंडरलाइन की क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो और क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।